हम लोग मिलते और हम जरा गए बगल कॉलोनी पे। कल कुछ बातें हुई थी और कुछ बातें ये रह गई थी, उसमें ये आपको कल कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस भी हो गया था। एक विषय ये है 49 डीटी एक्ट है, 49 एक्ट। अभी तक का जो आंदोलन है, वो विरोध का आंदोलन है, जबरदस्त। और उससे अभी तत्काल का जो रिपोर्ट है उसमें किसी प्रकार की कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं है। और वो दूसरी दिशा में वो यहाँ चला गया है। और आप सब देखे हैं कि जैसे चला, कितना माने भयानक परिणाम हुआ उसका। अभी कई ग्रुप में बढ़ चुका है। लेकिन हर हाल में ऑल इंडिया भिक्षु संघ का क्या मत है, ऑल इंडिया भिक्षु संघ का क्या मत है, अभी सरकार सुनना चाहती है। और जितना भी यहाँ पर जो आंदोलन हुआ, जो भीषण स्थिति जो थी, माने कि ऐसी भीषण स्थिति हो गई थी कि जबरदस्त मार काट मरता, कम से कम 100-200 आदमी को मारा जाता है। लेकिन उसको अकेले हम लोग हैंडल किए और हैंडल करके डीएम एसएसपी स्पेशल मीटिंग करके उसको हम लोग निपटाल दिए। लेकिन हर हाल में अभी ऑल इंडिया भिक्षु संघ क्या मत है, क्योंकि वो ये 49 में वास्तव में चेंज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पर जो विचार करने लायक है। तो इस पर एक कमेटी हम लोग बना सकते हैं, कुछ गृहस्थ इसमें आ सकते हैं और गृहस्थ होने के बाद उनको जिम्मेदारी दिया जाए, पीछे से हम लोग रहेंगे। तो हमको लगता है ये 49 एक्ट जो है आपको चेंज हो जाएगा। इस पर आप लोग क्या मत है, इस पर साथ हम जानना चाहते हैं। इसमें उपासक बैठे हुए हैं, आनंद जी भी हमारे पीछे बैठे हुए हैं, और उपासक है, भिक्षु लोग हैं। आप सबका क्या मत है, ज्यादा समय न लेते हुए इस पर आप लोग को सुनना चाहते हैं, फिर विषय पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि विषय बहुत है, लेकिन कोई डिस्टर्बेंस होने के कारण ये सब चर्चा नहीं हो पाई थी। तो प्रारंभ यह है, आपको अगर कोई भिक्षु करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आनंद जी है और भी लोग हैं, वहां से भी कर सकते हैं। इसकी जो एक शुरुआत की गई थी, आकाश लामा जो दार्जिलिंग के रहने वाले, इस विषय पर यह कहना है कि अभी जो भी आंदोलन चल रहा है, जिनके माध्यम से जो लोग चला रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है कि उसका जो रिजल्ट जो हम चाहते हैं कि बौद्धों का था तो बौद्धों को मिल जाए और आधा अधूरी बात न रहे। एक पक्ष वो केवल बौद्धों के पक्ष में होना चाहिए। इसके विषय में मेरा आपसे इतना कहना है कि जो लोग भी दूसरी लड़ाई, इसकी आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, ऑल इंडिया भिक्षु संघ के प्रति उनकी बड़ी उदासीन रवैया है। वो दोषारोपण ये लगाते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं करने का मतलब ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, हमारा साथ नहीं देते हैं। लेकिन मैंने उनको जवाब ये दिया कि आप ऑल इंडिया भिक्षु संघ के पास गए कब, और आपकी जो सभाएं लगती हैं, जो मीटिंग लग रही है, उसमें कहां से भिक्षु पकड़ कर लाते हैं आप? किसी आसमान से तो नहीं, किसी जंगल के पेड़ की टहनियों से तोड़कर थोड़े लाते हैं। इस पर मेरा केवल एक लाइन में ये कहना होगा आप सबसे कि ऑल इंडिया भिक्षु संघ की जो परिषद है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, बहुत आदरणीय और सम्मानित है और पूजनीय है। अगर इस बीटी एक्ट का जो हमारा जो मसाइल है, जो हमारी समस्या है, जो हमारा सम्मान उससे जुड़ा हुआ है, अगर हम सब मिलकर अगर इसकी अगुवाई करते हैं तो हम समझते हैं कि हमें जरूर हम इसमें सफल होंगे। और औरों की तरफ से नहीं, हमें मारपीट करके, लड़ाई झगड़ा करके, तेरे मेरे का सवाल पैदा करके नहीं, बल्कि हमें विनय के साथ चलना होगा। और उस पर चल करके भी हम अपनी जो अधिकार हमारा है वो हमें प्राप्त हो सकता है, जो हमारा सम्मान खोया है वो भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन ऑल इंडिया भिक्षु संघ इसकी अगुवाई करे, मेरी विशेष चाहत है। आंदोलन करके, लड़ाई झगड़ा करके, एजिटेशन करके कोई फायदा नहीं है। मैंने देखा है कोई फायदा नहीं है। शराफी से ही कम से कम बहुत से साल तक उसने एजुकेशन किया, हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया,
50-50, 100-100, 200-200, 500-500 भिक्षुओं को लेकर के जो बोट क्लब में दिल्ली में इंडिया गेट में धरना लगाया, मैंने देखा है जुआनी का टाइम में। लेकिन जो हम लोग ने प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी बात किया है और जो बीजेपी का जो जनरल सेक्रेटरी है अरुण सिंह से उनसे भी बात किया और भी बीजेपी के लीडर से बात किया। लेकिन हम लोग ऑल इंडिया भिक्षु संघ एजुकेशन भी देखा है, लड़ाई झगड़ा भी देखा, सब कुछ देखा, हम लोग को शिक्षा हो गया। लेकिन हम लोग चल रहे हैं, हम लोग जो ऑल इंडिया भिक्षु संघ का जो लेटर हेड के अंदर में जो पॉइंट है, जैसे 1949 का जो एक्ट बना हुआ है, ये देश आजादी से पहले जब पहले जो बना हुआ, जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के साथ साथ में ये एक्ट खत्म हो जाना चाहिए। एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। 1949 का जो है टेम्पररी जो एक्ट बना हुआ था, उस टाइम में बिहार जो गवर्नर था, उस टाइम में जो बना हुआ था राजेंद्र प्रसाद था और भी जो थे लोग बनाया था टेम्पररी देखभाल करने के लिए वो एक्ट के अंदर में। लेकिन जब आजाद हुआ, वो बड़ी जो एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, उसको फिनिश कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग ऑल इंडिया भिक्षु संघ का लेटर दे करके प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर करने वाला जो यही है, सेंट्रल का एक टेलीफोन चला जाए बिहार गवर्नर को, बिहार का जो चीफ मिनिस्टर को, तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगा। जितनी एजुकेशन करो, लड़ाई झगड़ा करो, कोई फायदा नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहा है जो प्रधानमंत्री को जो अपने हाथ में लेकर के, होम मिनिस्टर को अपने हाथ में लेकर के, बीजेपी का जो जनरल सेक्रेटरी है और उसे उसमें हाथ में लेकर के हम लोग काम करने जा रहा है, जो यही सबसे ज्यादा महत्व है। एक बड़ी चीज होती है, भिक्षु संघ के पास एक अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ये लोग कभी भी अखिल भारतीय भिक्षु संघ के पास नहीं आए, न उन्होंने इस विषय में कोई किसी तरीके का अखिल भारतीय भिक्षु संघ से परामर्श किया कि इसको आंदोलन को दिशा किस तरीके से दी जाए। जिस तरीके से साइलेंट तरीके से जो इसमें हम कार्रवाई करना चाहते थे, वो कार्रवाई के अंदर किसी तरीके का कोई गतिरोध नहीं रहा और निरंतर वो कार्रवाई चलती रही। अखिल भारतीय भिक्षु संघ ने समय समय पर केंद्र सरकार को पत्र लिखा, राज्य सरकार को पत्र लिखा, भंते उपगुप्त ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और इस संदर्भ में कई तरीके से हम जाकर के मिले भी। माननीय प्रधानमंत्री जी से 20 दिसंबर 2023 को अखिल भारतीय भिक्षु संघ का प्रतिनिधि मंडल, मैं स्वयं उसका साक्षी हूं, माननीय अठावले जी साथ में थे, गंभीर चर्चा हुई और उन्होंने गृह मंत्री से मिलने के लिए कहा। गृह मंत्री से तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, किरण रिजिजू से हमारी 9 जनवरी को मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ ये कहा कि भंते, मैं बुद्धिस्ट हूं, मेरी हार्ट फीलिंग ये है कि ये बुद्ध गया का जो टेम्पल है वो बौद्धों के अंदर आए, हाथ में आए। लेकिन उन्होंने क्लियर कहा कि हम लोग चाह करके भी, देखिए पॉलिटिकल आदमी है, किसी पक्ष को अपने विरोध में खड़ा नहीं करना चाहते, वो ब्राह्मणवाद को अपने खिलाफ नहीं करना चाहते, हिंदू ताकतों को अपने खिलाफ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो वहां पे जमी हुई है। रास्ता कैसे निकले कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो रास्ता वो अपनाना चाहते हैं कि हमारे पास कानून का रास्ता है। अखिल भारतीय भिक्षु संघ से मेरा इसके अंदर सुझाव है और इस चीज को नोट किया जाए कि जितने भी बौद्ध समाज के हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं, इनकी एक कमेटी बनाई जाए, क्योंकि सरकार क्या कहते हैं अदालत के अंदर ये मामला चलेगा, वहां पर कानूनी पेचीदगियां चलती हैं। कानूनी पेचीदगियों से ऊपर निकल करके ये अपना पक्ष किस तरीके से मजबूत तरीके से अदालत के सामने रखा जाए, उसके अंदर एक लीगल कमेटी बने और हमारी जितनी भी बौद्ध समाज की एनजीओ हैं, अखिल भारतीय भिक्षु संघ नहीं, इसके अलावा भी और हमारी जो एनजीओ हैं, अलग अलग बैनर के ऊपर वो पिटीशन डालें। अखिल भारतीय
भिक्खु संघ का अपना एक बहुत बड़ा वजन भी है केंद्र सरकार के साथ और वहाँ के लोकल बिहार के सरकार के साथ भी कई सालों से प्रयास चलते रहा है, लेकिन स्तर अलग अलग है। कुछ लोग आंदोलन की गाली गलौज की भाषा में उसको चलाते हैं, तो हम लोग मैत्री की भाषा में, प्रेम की भाषा में, सत्यता की भाषा में, मृदु भाषा में चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चलाते हैं। मुझे याद है हमारे गुरु जी आनंद कौशल जैन जी के साथ हम बिहार के गवर्नर भंडारी साहब उस समय थे, उनको भी हम मिले थे। तो कितनी लंबी बात है वो, कितने साल हो गए उसको। उसके बाद गवई साहब को मिलते रहे जब वो गवर्नर थे बिहार के, तो हमारे गुरुजी के साथ भी हम उसको लेकर भिक्खु संघ मिलता था, मैं भी उसमें जाता था, मुझे याद है। सत्संग में वगैरह धम्मवीर वगैरह हम जाते थे। और उसी प्रकार जो पाटिल बाद में गवर्नर बने महाराष्ट्र के, तब भी हम गए। लालू प्रसाद यादव को भी हम मिले जब वो मिनिस्टर थे। तो यानी हम प्रयास नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं, केवल तरीका अलग है। और जो आज चर्चा चल रही, मुझे लगता है इसी ढंग से, ये शांतिप्रिय ढंग से हो। पैसे पाने का हमारा जो बहुत क्लियर हिसाब है, ऑल इंडिया भिक्खु संघ कोई पैसे वैसी की अफरा तफरी में इसमें उसमें नहीं पड़ता है। जो कोई पैसे के चक्कर में पड़ता है ना, और हमारे समझ में आ जाता है, तो उनको हम निकाल देते हैं, उसको संगठन में नहीं रखते। ऐसे 2-4 बार हुआ। तो इसलिए जो हम नेतृत्व कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है, इसमें यश आएगा ही। मैं आज तक कम से कम भिक्षु संघ के 6 मीटिंग में अटेंड रह चुका हूं, उसका साक्षीदार मिले। उसका अर्थ एक ही है, यहाँ स्टेज पर मंच पर जितने फेरे महाफेरे जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ लेटर पैड पर एक है, मंच पर एक है, और किसी कार्य के ऊपर एक दिखते हैं। लेकिन जब काम करने का वक्त आता है नींव पर, ग्राउंड फ्लोर पर, तब मुझे कोई एक समान मत नहीं दिखता है कभी। ये सच है, ये सच है, ये सच है। जब काम करने का वक्त आता है तो जितने भी बड़े लोग बैठे हैं, एक दूसरे को कंधे को कंधा मिलाकर काम नहीं करते, मैं देख रहा हूं। जब तक आप जो जितने वरिष्ठ हैं, जो एक दूसरे को कंधे मिला के बैठे हैं, जब तक आप लोग ही एक नहीं होंगे, तो हम छोटे छोटे भिक्षु को क्या। इसीलिए मेरे मन में बार बार सवाल आता है, पहले आप दिखने के लिए तो एक दिखते हैं, लेकिन मुझे कुर्ती में कोई एक नहीं दिखता है। जैसे ही हमारे उपगुप्त जी नीचे आए, उनके पीठ पीछे कोई बोलने वाला होता है। जैसे हमारे भगवंत बोधी पाले जी नीचे आएंगे तो उनको पीठ पीछे वो बोलने वाला था। भगवंत राहुल बोधी जी नीचे आए तो उनके पीठ पीछे मैं ये सब कुछ नहीं चुका हूं, इसका मैं साक्षीदार हूं खुद। इसीलिए जब तक आप ही एक नहीं है, एक वाक्य, एक सूत्र, एक ब्रह्मत, तब तक एक बुद्धता का एक्ट नहीं चालू हो जाएगा। एक परिस्थिति है समाज में कि विद्या मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में पब्लिक में बहुत अच्छा वातावरण है। ऐसी परिस्थितियां हैं कि कोई जिस उपासक का व्यवहार या आचरण दुष्शील भी हो, लेकिन वो यदि बुद्ध मुक्ति के लिए समाज में पैसे के लिए जाना चाहता है तो समाज दे रहा है। ये वातावरण है, हर कोई बहुत दे रहा है। कोई भी चला जाए वार्ड में, किसी नगर में, वार्ड में, और उनको बहुत मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, ये बुद्ध मुक्ति मतलब एक्ट जो चेंज करना है, बीपी एक्ट 19
4 लाइन जो चेंज करना है उसमें मेरा कहना यह है कि उसमें बहुत सारे स्टेजेस है, बहुत सारे एक्शन है, चरण है। उनमें एक चरण यह है कि सरकारी और न्यायालय का एक्शन है, लेकिन साथ साथ पब्लिक अप्रोच भी बहुत जरूरी है। तो ऑल इंडिया भिक्खु संघ का पब्लिक अप्रोच बहुत कम लगता है इस संदर्भ में। इसलिए हमारे ऑल इंडिया भिक्खु संघ के प्रति लोगों के थोड़े कभी कभी रोष आते हैं। तो ऑल इंडिया भिक्खु संघ न्यायालय में लड़ाई बिल्कुल अच्छे से लड़ रहे हैं, साथ साथ गवर्नमेंट के पास अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथ साथ ये लड़ाई यदि संघ की ओर से शुरू की जाती पब्लिक रिलेशन में, पब्लिक अप्रोच हो जाता है इस संदर्भ में, तो बड़ा अच्छा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत शॉर्ट में समय कम लेना है इसलिए मेरी बात जल्दी में रख रहा हूं मैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंत में जब जजमेंट या फैसला आ जाए, और घंटे में अभी 1 घंटे में कहा फैसला, दोनों का अर्थ तो जजमेंट का अर्थ भी फैसला ही होता है। तो लेकिन जजमेंट या फैसला दोनों में से जो आए, जो आपको उचित लगता है, इसमें मैं यह कहना चाह रहा हूं, जजमेंट आने के बाद सरकार यही चाहेगी कि देना किसके पास है। तो यदि देने की बात आएगी, कौन मेंबर रहेंगे, अंत में मिल गया, उसके बाद कौन मेंबर रहेंगे, तो ऑल इंडिया भिक्खु संघ का समाज में विरोध भी हो सकता है देश में, क्योंकि ये हमारी आंतरिक मीटिंग है इसलिए बोल रहा हूं। समाज कहेगा कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, यदि हमारा पब्लिक अप्रोच नहीं होगा तो इसलिए बेटर होगा कि हम लोग, एक सबसे बड़ी दिक्कत उस समय सरकार को भी आने वाली है, दिया किसके पास जाना चाहिए। अभी तो हम लोग को जो ऑल इंडिया भिक्खु संघ का जो मेन, जैसे मेन भिक्षु लेकर के एक कमिटी बना के देना चाहिए, ओनली फॉर बुद्ध गया का एक्ट व बुद्ध गया का बारे में कमिटी। जैसे राम मंदिर जो उससे फैसला आया था, फैसला होने से पहले राम मंदिर का वहां से एक कमिटी बना हुआ था, वो कमिटी को बुला करके वो फैसला दिया था और गवर्नमेंट उस कमिटी को रजिस्टर करके मान्यता दिया था। तो इसलिए ऑल इंडिया भिक्खु संघ का भी एक कमिटी बना चाहिए, 9-10 आदमी का, 11 आदमी का एक कमिटी बनाने से अच्छा है। तो मैं समझता हूँ जितनी बुद्धिस्ट कंट्री है, अभी बोल रहा है ना, आदमी को आस्था लेना चाहिए। जैसे थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, जापान जितनी है, ऑल इंडिया भिक्खु का संघ का तरफ से लेटर जाना चाहिए इसी विषय में लेकर के, इसका आंदोलन के सपोर्ट के लिए। तो मैं समझता हूँ सारी बौद्ध कंट्री लोग भी ऑल इंडिया का भिक्खु संघ का लो करके सपोर्ट देंगे गवर्नमेंट को, हम लोग को और भी ज्यादा ताकत मिलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो है एक कमिटी जरूर बनना चाहिए और राष्ट्रदूत को एक लेटर चला जाना चाहिए। ऑल इंडिया भिक्षु संघ के ओर से पूरा इंडिया में जितना मोनास्ट्रीज में जितना बनते हैं, एक ऑल इंडिया भिक्षु संघ की ओर से एक ड्राफ्टिंग लेटर होगा, वो सीधा गोवा डीएम, गोवा डीसी, गोवा चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड हमारे ये सारे के सब एक ही मुद्दा पे एक ही लेटर है, लेकिन अलग अलग बिहार से, मोनास्ट्री से, अलग अलग स्टेट से अगर जाए और अनुमोदन होगा ऑल इंडिया भिक्षु संघ का माध्यम से, वो जो ड्राफ्टिंग करेगा वो लेटर हर मोनास्ट्री का, हर सोसाइटी का लेटर पैड से स्टैम्प लगा के अगर दे, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पहले हम लोग दिया है ऐसा करके, हम लोग नॉर्थ बंगाल बुद्धिस्ट सोसाइटी का ओर से पूरा का पूरा, और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारा मोबाइल में है, जितना जितना दे रहा है हम लोग केवल नॉर्थ बंगाल से एरिया के दिया। अभी पूरा इंडिया से कम से कम, बाकी कोई करे ना करे, ऑल इंडिया भिक्षु संघ का ओर से जितना मेंबर्स है, जितना मोनास्ट्री से, और मेंबर मोनास्ट्री से देने से भी ये एक ही समय में देगा, मान लीजिए 1 हफ्ता में, तो गवर्नमेंट को ये भी आएगा कि एक जगह में एक ही मुद्दा पे पूरा ऑल इंडिया बेसिस से आ रहा है। तो ये अगर आएगा गवर्नमेंट का थोड़ा कनक मुझे लगता है लड़ेगा, ये बात बल्कि ये
कितना सही होगा, माननीय जो महोदयगण है वो विचार करेंगे। आप लोग भी सहमत दे सकते हैं। भिक्खु संघ की जो भी नीति है उसमें पारदर्शिता होना चाहिए, उसका अभाव दिखता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी भिक्षु उठता है और बड़े भिक्षु का संघ नायक हो या किसी का कोई भी, वो उसका महत्व रखता नहीं और मुंह में आया वो बक देता है, बोल देता है, अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों को काफी प्रताड़ित होना पड़ रहा है, हम लोग हो रहे हैं, खास करके हमारे ऑल इंडिया भिक्खु संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदनते डॉक्टर राहुल बोधी जी और मुझे। भिक्षुओं को इस बात के लिए मैं बताना जा रहा हूं कि हुआ नहीं क्या है कि कल का जो वीडियो है आज वो सोशल मीडिया पे है, जिसमें हमारा नाम भी आया है कि वो अभी वो लोग पढ़ते और उसको वायरल करते, आगे आगे वो वायरल करते, फिर लोगों में जाता है अरे ये तो ये लोग हैं, हम फुले शाह अम्बेडकर के मिशन के लोग हैं, आंदोलन के लोग हैं और भिक्षु है। कोई निमंत्रित करता है तो उससे क्या द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे क्या हम उनके हो गए हैं? आप जो बोलेंगे वही हम लोग स्वीकारेंगे क्या कि आप जाना नहीं चाहिए? कोई भी लेमन पर्सन उठेगा बोलेगा जाना नहीं चाहिए, ऐसा होता है क्या? अरे जिस मंदिर में हमें जाना नहीं देता था, बाबा साहब ने आंदोलन किया, किस लिए किया? आज वो श्रद्धा से बुला रहे, सम्मान से बुला रहे, तो क्या आपका क्या जा रहा है कि हम लोग उनको एडप्ट किया है, स्वीकारा है? और भिक्षु लोग ऐसी बात करें तो फिर ऐसा है कि वो उनके एमएलए है, उनके एमपी है, उनके विधायक है, उनके नगर सेवक है, उनके कार्यकर्ता है हमारे समाज के अंदर, उनके घर में भी जाना बंद कर दो ना आप। फिर उनका सब चलता है, उनका सब चलता है, वो जो दान देता है सब चलता है, सब कार्यक्रम करते वो सब चलता है, और हम लोग वहां गए तो मैं सभी भिक्षुओं को बात करता हूँ, कहना चाहता हूँ कि हम लोग फुले शाह अम्बेडकरी और खास करके जो परंपरा से जो भिक्षु संघ आया है उसी के नेतृत्व में, वही विचारधारा से हम लोग काम करते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है। पूजनीय भिक्षु संघ को मैं अभिवादन करके ये आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि पारदर्शिता होना चाहिए, इसलिए कि कोई भी भिक्षु उठता है और कुछ भी बोल देता है। मैं भिक्षु संघ के विनम्रता पूर्वक बात कहता हूं कि जो भिक्षु लाइफ मेंबर है वही भिक्षु अपने विचार रखेगा। 2-3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है पहले से, अभी फिर याचिकाएं दाखिल करना उचित होगा कि न होगा, कानून के हिसाब से ठीक होगा कि न होगा, इसके लिए कानून के जो एक्सपर्ट है उनसे सलाह ली जाएगी ठीक से, क्योंकि जो याचिका करता है उनका भी मेरिट देखा जाता है। इंटरेस्टेड पार्टी बोल के दिया है क्या मालिक बोल के दिया है, उन्होंने रिट दाखिल कैसा किया है? पहला कोर्ट पूछता है कि आप कौन है, इस विषय में रिट दाखिल करने वाले आप कौन है, इसका तो आंसर देना पड़ेगा ना। इसीलिए हमारे पास हम ऑल इंडिया भिक्षु संघ है, यह हमारा आंसर होगा कि हम ऑल इंडिया भिक्षु संघ है और अधिकृत है और हमारा राइट्स होता है, ये कोई निजी संस्था नहीं है। इसीलिए सुरेश ससाई ने दाखिल किए होंगे, सुलेखा कुमारी जी ने दाखिल किए होंगे और किसने दाखिल किए होंगे याचिका सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट उसका मेरिट देखेगा। तो इसलिए हम तो कानूनी सलाह उससे ठीक से ले लेंगे। और बड़े बनते ने कहा इस प्रकार हुआ तो उसका एक कमेटी बनाना ठीक रहेगा, और कमेटी में हमारा दिल्ली और यूपी के जो सक्षम भिक्षु है उसमें रहे, क्योंकि वो बार बार वो कोर्ट में आ सके।
दूर से भिक्षु नहीं आ सकेंगे। दिल्ली के भिक्षु है, यूपी के भिक्षु है, पास अगल बगल में के जो सक्षम है वो बार बार कोर्ट में हाजिर हो सकेंगे। तो हमने जिस वकील से बात किया है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो वकील है वो तैयार है याचिका दायर करने के लिए। आप उचित समझे तो कुछ भिक्षुओं की कमेटी बनाई जाए और सलाह करने के बाद हम याचिका दायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कितनी भी याचिका एक विषय के ऊपर दायर हो सकती है, ऐसा कभी सलाह मिल गया तो हम ऐसा कर सकेंगे। ऑल इंडिया भिक्षु संघ प्रोसीडिंग में ले और उसका हमें पावर ऑफ अटर्नी दे दे। हम सभी चाहते हैं कि महाबोधि विहार मुक्त हो, पर उसके लिए जो ब्लूप्रिंट चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए, उसके बारे में सही रणनीति नहीं है। हमने रास्ते भी लड़ाई की, लेकिन जब हम दिल्ली पहुंचे, जैसे पूजनीय संजय जी ने बताया कि इसको लेके विनयाचार्य और आकाश लामा इन दोनों ने जो काम किया है पूरे भारतवर्ष में किसी राज्य में, लेकिन जब दिल्ली पहुंचे तब वहां पहुंचने के बाद पता चला कि ये लड़ाई तो कानूनी चल रही है, तो रास्ते की लड़ाई का कोई कीमत नहीं है। क्योंकि फैसला जब अदालत से होने वाला है तो किसी नेता को मिलके, पीएम को मिलके या किसी को मिलके होने वाला नहीं है। तो वहां पता चला कि पहला तो अदालत से खारिज करो, तब पीएम निर्णय ले सकता है, तब गृह मंत्री निर्णय ले सकता है, क्योंकि सर्वोच्च अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को है। अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो इन लोग को मिलकर कोई बात होने वाली नहीं है। तो जैसे पूजनीय भंते जी उपगुप्त जी ने भी कहा कि ऑल इंडिया भिक्षु संघ अगर दावा करता है तो बात हो सकती है। तो हमें इस विषय को लेके पहला तो अभ्यास करना होगा कि किस किस ने पिटीशन दायर की है और जो जो कर रहा है, तो जिसमें ताकत है, मतलब जो सही चल रहे हैं उन्हें ताकत देने का काम हम कर सकते हैं, क्योंकि मुक्त करने का ही हमारा एजेंडा है और उसी बात को लेके ये होना चाहिए। और मैं दूसरा इस बात के थोड़ा सा और बताऊंगा कि जब ऑल इंडिया भिक्षु संघ का अधिवेशन हो रहा है तो मैं अभी अनेक राज्यों में गया, सेवन सिस्टर में भी गया, बहुत सारे राज्यों में गया। तो ऑल इंडिया भिक्षु संघ में केवल महाराष्ट्र के भिक्षु हैं, यूपी बिहार के भिक्षु हैं और कई जो राज्य है वहां के भिक्षु हैं। तो मैं पूजनीय भिक्षु संघ से जो कमेटी है उनसे कहना चाहता हूं कि ऑल इंडिया भिक्षु संघ का अधिवेशन हर स्टेट में हो, जो उनका कैपिटल है वहां पे हो और वहां के भिक्षु और उपासक अपने ऑल इंडिया भिक्षु संघ से जोड़े जाए। अभी जैसा मैंने सुना ये जो महाबोधि महाविहार के संबंध में, और दो नाम जैसे भंते जी ने कहा, एक आकाश लामा और दूसरा विनयाचार्य। तो अधिकांश हमारे प्रज्ञा भंते जी बुद्ध गया से है, उन्हें तो पूरा विस्तृत जानकारी है। फिर भी मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से और हम समता सैनिक दल आकाश लामा जी के साथ जब से, यानी ये पिछले 3 वर्ष से ये आंदोलन शुरू हुआ था, औरंगाबाद में, नागपुर में, पटना में, बुद्ध गया में, दिल्ली में, जगह जगह उसका प्रदर्शन भी हुआ। और फिर जब ये प्रदर्शन उससे कोई निर्णय नहीं हुआ तो अंत में 2 फरवरी 2025 को यानी धरना आंदोलन बुद्ध गया में शुरू हुआ और आज लगभग 407 दिन हो गए हैं। 407 आज भी चालू है, निरंतर चालू है। हाँ, लेकिन जिस भव्य रूप में जो था, और आपको विदित है कि जो बुद्ध जयंती के वक्त, जो 12 मई को बुद्ध जयंती थी बुद्ध गया में, और 13 मई को जो कुछ भी वहां पर हुआ, ये हुआ नहीं, करवाया गया है।
ये अचानक नहीं हुआ, करवाया गया। उसमें प्रशासन ने काफी पहले प्रयास किया था कि ये आंदोलन समाप्त हो जाए, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने हमारे बीच के जो वीणाचार्य जी की बात आपने किया है, वीणाचार्य जी कोई प्रारंभ में नहीं थे, ये तो आकाश लामा ने शुरुआत की हुए थे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नाम से। फिर हम लोग जुड़े थे अन्य बुद्धिस्ट संगठन, समता सैनिक दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी, और मैंने पूजनीय भदंत राहुल बोधी जी, बंते जी से भी मैंने ये किया था कि भाई आप ऑल इंडिया भिक्खु संघ की ओर से, क्योंकि भिक्खु संघ का वहां पे उपस्थित रहना बहुत आवश्यक था। मुझे लग रहा था कि भिक्खु संघ वहां पे सक्रिय भूमिका निभाए, लेकिन जो आंदोलनकारी थे, मतलब आकाश लामा के साथ जो भी, उन्होंने आकाश लामा तो मिले, लेकिन जो भिक्षु जो प्रज्ञाशील जी जो है वहां पर, जिनके नेतृत्व में ये चल रहा है, तो उन्होंने ऐसा संपर्क नहीं किया। हो सकता है भिक्खु संघ, भिक्खु महासंघ ये जो चल रहा है, क्योंकि वे भिक्खु महासंघ से जुड़े हैं, सुरेश देसाई जी के साथ वे आंदोलन में पहले रहे, आनंद भंते जी के साथ रहे, तो ये नहीं हो पाया। फिर भी मैंने कहा था कि कम से कम नहीं उपस्थित होते, एक अपना पत्र होना चाहिए ऑल इंडिया भिक्खु की, समर्थन है। और भंते जी ने अपने वो इंटरनेशनल जो उनका है बुद्धिस्ट जो एसोसिएशन है इंटरनेशनल, उनका उन्होंने पत्र भेजा। हमारे बदंता आर्यवंश भंते जी के माध्यम से मैं चर्चा करते रहता था। और अभी जो बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में 2012 में भदंत सुरेश देसाई जी ने जो रिट पिटीशन डाली थी, उसी को लेकर कुछ सुनवाई भी हुई, लेकिन फिर हमने मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से 2018 में मैंने भी इंटरवेंशन डाला है। राहुल मोदी जब ऐसा कहते तो मैं संकोचित होता हूँ कि मैंने उनको 1 करोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं दिया। वो उन्होंने बहुत मेहनत की। ये इधर 3 गुंठा जगह थी और वो पूरी जितनी बैंक है वो बैंक में वो गए कि भाई उन्होंने प्रपोजल रखा, मैं ऐसा मुझे बड़ा ये करना है, लेकिन किसी के कोई बैंक की गारंटी क्या है, तारण क्या है। आज तो मालूम है कुछ भी लेना है तो तारण मांगते हैं, उनके पास नहीं था। फिर शायद आठवले साहब ने उनको कहा आप भाई गिरकर के पास जाओ, तो मैं वो 10:30 बजे के बाद मेरे घर में आए। मैं बोला भंते जी क्या गलती हुई क्या, इतने रात मुझे यहाँ है? तो बोले नहीं, ये हमारा प्रपोजल है और आप हमें मदद किए। तो मैंने भी पूछा, मैं वो जन कल्याण बैंक का डायरेक्टर था, कि आपके पास कुछ तारण है, क्या करेंगे? तो बोले वो तो हमारे पास नहीं है, बनाने वाले ये 100% है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और 3 गुंठा ही उनकी जगह थी। फिर मैंने जो हमारे विमल केडिया जी थे और हमारे बैंक के मैनेजर जो सीईओ थे सतीश मराठे, उनसे मैंने गुजारिश की कि ये पूरे बहुत सालों से मैं उनको पहचानता हूँ, पूरे देश विदेश में भ्रमण करते हैं और उनको यहाँ ये ऐसा एक केंद्र बनाना है और कौन से भी हालत में हमको इनको 1 करोड़ रुपए देना है। तो फिर वो बोले भाई कैसा देंगे, तारण क्या है? बोले तारण कुछ नहीं, मैं गारंटर हूँ आपका, और मुझे मालूम है कि वो 1 करोड़ रुपए पॉइंट आपको वापस देंगे। फिर हो गया प्रपोजल, 1 करोड़ तो हमने उन्होंने सीसी ली, कर्जा लिया, हमने दिया नहीं उनको कुछ डोनेशन, उन्होंने कर्जा लिया, सीसी ली और सीसी उनको 1 करोड़ की ली। उन्होंने काम शुरू किया। जैसे जैसे काम शुरू हुआ फिर उन्होंने थाईलैंड बाकी की जगह बताया, नहीं तो लोगों को लगता काम कुछ नहीं और डोनेशन मांग रहे, वैसा उन्होंने नहीं किया। जब उनका एक काम शुरू हुआ तो उनको वर्ल्ड से और हमारे महाराष्ट्र से जो हमारे धम्म सेवक है, बाकी उदार है, उन्होंने उनको पैसा वहाँ दिया। और फिर उन्होंने 1 करोड़ नहीं दिया, केवल 60 करोड़ लिया, 60 लक्ष लिए, 60 लाख रुपए लिए और उन्होंने वो 60 लाख भी रुपए फेंक दिए। और ये इधर जो दिखता है वो उनका
ये जो है वो जो धम्म का कार्य आगे शुरू किया वो किया है। तो मैं केवल वो उसको बोलते हैं ना, वो छोटा उनको मदद किया था। और दादा को भी मालूम है, दादा भंते जो आए हमारे, तो बुद्ध सिंह थे, जब उनका निधन हुआ था तो मैंने कुछ दान दिया। वो बोले नहीं नहीं हमको डिक्लेयर करो। मैं उनको बोला डिक्लेयर मत करो, कि मुझे नहीं पसंद लगता है कि ऐसा मैंने कुछ दान दिया। तो भी उन्होंने डिक्लेयर किया। फिर उनकी अंतिम यात्रा निकली तो कुछ पैसे लगने वाले थे, बोले इतने लगेंगे। तो मैं बोला मेरी एक आपको रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा नाम नहीं लेना। तो बिकुनी संघ जो है वो कहाँ जाएगा? बिकुनी संघ बनना चाहिए, लेकिन उसको सेपरेट बिक्कू का साथ नहीं है। बिक्कू का साथ होगा तो भगवान बुद्ध का समयकालीन भी बिकुनी संघ का पास बिकुनी को भी उपदेश देने के लिए बिकुनी संघ का आश्रम में जा करके उपदेश दे। उस टाइम में थोड़ा कुछ गड़बड़ भी होते थे, तो जो भी वो लंबा हम उसमें जाने नहीं चाहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं जैसे बिक्कू संघ का जो बुद्ध विहार जो बिक्कू संघ जो बना हुआ है, ऐसे आप लोग को भी बिक्कुनी संघ जो है अपना कोई जमीन लेकर के हम लोग बिक्कू संघ मदद करेंगे। आप लोग भी आश्रम बनाइए बिक्कुनी संघ। पहले महाराष्ट्र में से मेजोरिटी है, इसलिए पहले महाराष्ट्र में एक जो जगह लिए व कोई जगह बने देने चाहता है, दान करने चाहता है, तो उपासक उपासिका लोग व कोई मिनिस्टर वो दान देने चाहता हो तो दान दीजिए। वह बिक्कुनी संघ जो है आश्रम बनेगा, वहां सिर्फ भिक्षु नहीं रहेंगे। तो हम लोग भिक्षु लोग जाएंगे वो आश्रम में उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। तो इसलिए महाराष्ट्र से शुरू करिए बिक्कुनी संघ। जो भिक्षुनी संघ में जो एक लीडर बनने पड़ेगा एक्टिव। तो बिक्कुनी संघ में कोई है ऐसा कोई लीडर जो अपना बिक्कुनी संघ बनाने के लिए कोई है तो हाथ उठाइए, हम लोग से बात करिए, बात करिए। एक मिनिट। आपली जी चांदूर रेल्वेची शाळा आहे तिथे आपली जमीन आहे बागापूर नावाच्या गावामध्ये, आणि त्या जमिनीत 5 एकर जमीन आता आपण विपश्यना सेंटरला दिलेली आहे। गोविंदकाजी गोयल यांच्या बंधूंच्या वाढदिवसाच्या दिवशी तसं ठरलं, पण अजून कागद त्याची तयारी व्हायची म्हणून त्या दिवशी आपण अनाउन्समेंट केलं नाही। आणि तिथे ते केंद्र होणारे विपश्यना सेंटर, तर त्याच्या बाजूला आपण भिक्षुनी संघासाठी 1 एकर जमीन देऊ शकतो। कारण आमच्याकडे ज्या भिक्षुनी येतात बिचाऱ्या खरं आणि सर्वांनी त्रास काढलेला आहे, असं नाही की भिक्षूंना हा त्रास आहे। मी स्वतः प्रॅक्टिकल काम करते 40 वर्षापासून। सर्व भिक्षूंना त्रास आहे, मग ते शांतिरत्न असतील, वीररत्न असतील, राहुल बुद्धीजी असतील, कुणी असेल, कुणीच मोठे झाले नाही। आणि खरं म्हणजे मेन आपल्या बुद्धगयावरून सर्वांची काळजी घेतली गेली पाहिजे। पण तिथे आता पण आम्ही बघितलं का भिक्षुणी बिचाऱ्या कुठेतरी हिंडतात, कुठेतरी विहारात जातात, त्यांनाही स्वतंत्र बाथरूम नसतं, रूम नसतं, सोयी नाही आहेत। डायरेक्ट पण असंच नाही, तुम्ही म्हणजे 10 वेळा आम्ही बघतो, मग आम्ही म्हणतो अरे भिक्षू आणि वंदन करून थोडंसं, ते पण काही एवढं परिपूर्ण दान कोण देत नाही। त्याच्यासाठी मग भिक्षुनी पण आपल्याच आहे, त्याही धर्माचा प्रचार करतात। तर तुम्ही सर्व सिनियर भिक्षू आहेत, आपले शांतिरत्न मुंबईचे, महाराष्ट्राचे, जर अटॅच झालं तर आम्ही भिक्षुणींना मदत करतो। पण काय होतं तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही, बिचारा आज नागपूरला आहे, उद्या दुसरीकडे आहे। मी माझ्या इकडे घर आता बांधलं, त्याच्यावरती एक विहार बांधले आणि त्या 3 विहारं बांधलेली आहेत माझ्या माहेरात, पण भिक्षुणी एका ठिकाणी राहत नाही। उस 1 एकड़ जमीन में सिर्फ भिक्खुनी संघ का सेंटर बनेगा। और जब भिक्खुनी का सेंटर बनेगा उसमें हम लोग भिक्षु लोग दान देंगे। कोई भिक्षु लोग 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख हम लोग दान देंगे और फटाफट बन जाएगा। लेकिन वह भिक्खुनी संघ में कोई इंचार्ज
कोई लीडर होकर के देखभाल करने पड़ा। जैसे आपने जो अभी बोला, आप उनको एक्टिव लीजिए, आप उसको खड़ा होकर के आप जिम्मेदारी लीजिए और बिल्कुल सेंटर बनाइए। जो आप उसको जिम्मेदारी लीजिए, ये लेकर के बिल्कुल संघ को कहना, आप लोग मीटिंग करिए, बिल्कुल संघ का अलग मीटिंग करके रेजोल्यूशन लीजिए, कमेटी बनाइए और 1 एकड़ जमीन राहुल बुद्धि देगा और उसे 1 एकड़ जमीन में बिक्कुली का सेंटर बनेगा। महाराष्ट्र में पहले बना के दिखाओ। जैसे कि अपन सब जन कहते हैं कि भिक्षुनी को पीछे रहना चाहिए, भिक्षुनी ने विश्व के साथ नहीं बैठना चाहिए। ये हमारे क्या विनय पिटक में लिखा है। तो मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहती हूँ, जब हम हमारे पैदाश होते हो तब हम क्यों नहीं माँ के औरत से कहते हो कि मैं तुम्हारे गर्भ में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक स्त्री हो, शूद्र हो, दुयम दर्जे की हो, तुच्छ हो। तो हम ये कहना चाहते कि तुम पुरुष लोग पुरुष प्रधान संस्कृति से चलना चाहते हो, तो अगर तुम मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया है तो क्यों जलाया है? मनुस्मृति कोई किताब नहीं जलाई, तो तुम्हारे विचार को जलाया है। और ये मनुस्मृति कहाँ से आती है? हमारे विचार से आती है। जो क्या बोलते हैं, विकृत विचार करता है, दुयम दर्जे के विचार करता है, विरुद्ध विचार करते हैं, विषमतावादी विचार करते हैं, वो लोग कौन होते हैं? मनुवादी होते। कौन होते हैं? मनुवादी होते हैं। मनुवाद कहीं आकाश से नहीं आया है या धरती से नहीं निकल आया है, ये हमारे मन में जो विचार आता है। तो हम अभी भी पुरुष प्रधान संस्कृति से चलना चाहोगे तो ये मनुस्मृति है। जैसे हम बार बार कहते हैं स्टेज पे, अभी देखो 2 दिन से हमारी धम्म परिषद चल रही है, कोई का ना हो, लेकिन एक भी स्त्री स्टेज पे भिक्षुनी करके, छोटी हो या बड़ी हो या मध्यम हो, आपके विचार से तो है क्या स्टेज में? कोई है नहीं, क्योंकि ये पुरुष प्रधान संस्कृति चल रही है। और इसके लिए ही बाबा साहब ने और तथागत गौतम बुद्ध ने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया है कि तुम सब समान हो। क्या हो? समान हो। कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई मीडियम नहीं है। तो हम खुद ही अपने आप को बड़ा समझते हैं, कोई छोटा। अरे एक सामने रहे, वो भी अगर विचार से सद्गुणी है, प्रबल है, ज्ञानी है, तो वो कितना ही बड़ा बनते हो ना, उसी से वो ज्यादा बड़ा होता है। समझो, ये समझा करो। कोई ऊंचा बड़ा नहीं, कोई नीचा कच्चा नहीं है, क्योंकि मेरे को हिंदी नहीं आती है। सब समान है। तुम तो खुद ही मनुस्मृति ला रहे हो और बौद्ध भिक्षु को बोल रहे हो हम बौद्ध है। कहाँ के बौद्ध है? बुद्ध का तत्व ज्ञान आपने कभी स्वीकारा है, अंगीकृत किया है, कृति की है? नहीं की है। मेरे को यही कहना है कि तुम खुद ही मनुवादी हो, जो स्त्री और पुरुष में भेदभाव करते हो। ये भेदभाव दूर करने के लिए अपना सारा जीवन, हमारे खुद के पुत्र बाबा साहब ने, बोधिसत्व ने, युग पुरुष क्यों कहते हो उसे, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। रमा माता ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो किसके लिए? हमारे लिए, खुद के लिए नहीं। हम जब भी बोलते हैं हम बाबा साहब का काम करते हैं, हम बुद्ध का काम करते, अरे बुद्ध ने तुम्हारे लिए क्या करने को रखा है? तुम्हारे लिए तो सब कुछ करके दिया है, तुम्हारे लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, फिर भी तुम मनुस्मृति के हो। और जब तक तुम खुद को समान नहीं करोगे तब तुम बड़े नहीं हो। कोई बनते बड़ा नहीं है, कोई भिक्षुनी बड़ी नहीं है और कोई भिक्षु बड़ा नहीं है। जो ज्ञानी है, सद्गुणी है, गुणवान है, वही बड़ा है। कोई भी चाहे भंते जी हो या भिक्षुनी हो, वो समाज में अच्छे तरह से प्रवचन नहीं कर सकते, अच्छे तरह से मार्गदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसमें एक भिक्षुनी के लिए बहुत बड़ा सा रहने के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, भिक्षुओं के लिए हो, क्योंकि मेरे पापा की 10 एकड़ जमीन है। अगर 5 एकड़ में एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल बन गया और तो फिर मैं वो पूरी दूसरी जो 5 एकड़ है वो पूरी तरह से 10 एकड़ जमीन में दान करूंगी। बस मुझे भिक्षु संघ का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक औरत होने के नाते बहुत परेशानी आती है। तो ज्यादा मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती, लेकिन आप समझ सकते हो कि महिलाओं की क्या दशा है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें हक का अधिकार दिए है और ये स्वतंत्र भारत में इतनी समानता दी है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ
हमें जरूरत है कि भंते जी ने कहा कि हमें सदाशील पे चल के काम करना चाहिए और हम उसका पालन जरूर करेंगे। मैं तो अरुणाचल से है, तो आज भी कल परसों भी यही बताया था। यहाँ का हम लोगों का जो भिक्षु संघ जो है एक यूनिटी होना चाहिए। हमें पेशेंट तो होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत गर्म होगा क्या होगा, लेकिन पेशेंट होकर के सुनने से अच्छा रहेगा। ये ऑल इंडिया भिक्षु संघ का ये हम फर्स्ट टाइम यहीं पर सब इसी में अटेंड हुआ, तो इसीलिए जो भी देखते हैं इसमें थोड़ा बहुत ऐसा होगा हम लोग के, उसके लिए क्षमा भी कर देना है, एक इग्नोर कर देना है। तो भंते जी ये आप जो ऑल इंडिया भिक्षु संघ का जितना भी जो आईडी कार्ड है उसमें जो हम वहाँ पे हमको बोला कि आपका आईडी कार्ड है ऑल इंडिया भिक्षु संघ का, हमने कहा है, तो बोला कि ये अरे कार्ड तो ठीक है लेकिन वो तो गैस का सिलेंडर के कार्ड। सर्वोदय महाबुद्ध विहार, सर्वोदय बुद्ध विहार टिळक नगर चेंबूर में आयोजित किया। इस महाअधिवेशन में उपस्थित पूज्य भंतेजी करुणानिधि महाथेरो संघ नायक, पूज्य भंती बोधी पाले महाथेरो उपाध्यक्ष, पूज्य भंती डॉक्टर राहुल बोधी महाथेरो अध्यक्ष, पूज्य भंती उपगुप्त महाथेरो उपाध्यक्ष, पूज्य भंती प्रज्ञादीप महाथेरो महामंत्री, पूज्य भंती बोधी पाले महाथेरो उपाध्यक्ष, पूज्य भंती ज्ञानदीप महाथेरो कोषाध्यक्ष, ऑल इंडिया भिक्षु संघ के सब उपस्थित मान्यवरों के साथ में आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सर्वप्रथम मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नमन करता हूँ। आदरणीय मंच पे उपस्थित माननीय अतिगणन, विशेष रूप से उपस्थित पूज्य भंती करुणानंद महाथेरो संघ नायक, पूज्य भंती डॉक्टर राहुल बोधी महाथेरो अध्यक्ष, पूज्य भंती प्रज्ञा महाथेरो महामंत्री, इस सब महामंत्री भंती जी के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित ऑल इंडिया से आए हुए सब भंती जी तथा ऑल इंडिया भिक्षु संघ के सभी सम्मानीय भंतीगण और यहाँ उपस्थित सभी धन्य बंधु एवं बहनों, आज चेंबूर में आयोजित अखिल भारतीय भिक्षु संघ के इस महाअधिवेशन में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस पावन अवसर पर मैं सभी भंतेगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिन हमें उन विचारों का अपनाने का और समाज में समानता, न्याय, बंधुता को मजबूत करने के लिए प्रेरणा देता है। बिहार और बौद्ध समाज के संबंधित जो भी समस्याएं है उनके समाधान के लिए मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं स्वयं पहल करते हुए माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष इन विषयों को रखकर समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। अंत में मैं पुनः सभी भक्तजनों और उपस्थित धन्य बंधुओं का अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामना देता हूं। महाट का इतिहास बहुत बड़ा है। महाट के नजदीक रायगढ़ है, जहां पर हमारे सभी के आदरणीय पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका वहां पर किला है और वो रायगढ़ भी बहुत बड़ा इतिहास उस रायगढ़ में शिवाजी महाराज जी के बदौलत पर निर्माण किया। छोटे से कुछ लोगों को हाथ में लेकर उनसे मुकाबला देना एक आसान बात नहीं थी। एक जगह बहुत बड़ी फौज है, राज्य है, राजा है, सब कुछ उनके हाथ में है, और दूसरी जगह है कुछ लोगों को बड़े निष्ठावान श्रद्धावान जिन्होंने शपथ खाई कि हम भारत को स्वतंत्र करने के लिए, गुलामी से अपने आप को निकालने के लिए
हम आपके साथ हैं, ऐसा वचन देकर शिवाजी महाराज जी के साथ वो मावड़े जुड़ गए और जुड़कर बहुत हाल अपेक्षा को सहते हुए जंगलों पहाड़ों में रहकर, उनको रहने के लिए महल नहीं था, उनके सुरक्षा की कोई बहुत बड़ी गारंटी नहीं थी, कहीं भी रहते थे, यहाँ वहां जंगलों में छिप कर, क्योंकि सामने बहुत बड़ी फौज है और बहुत बड़ी फौज के साथ लड़ना बहुत कठिन काम। लेकिन फिर भी उनका धैर्य देखिए, उनकी दूरदृष्टि देखिए, उनकी हिम्मत देखिए कि कुछ इन्हें गिने कुछ लोगों को हाथ में लेकर उन्होंने बहुत बड़े ऐसे वो साम्राज्य को टक्कर दी, उन्हें परास्त किया और अपना महाराष्ट्र का राष्ट्रध्वज, महाराष्ट्र का मराठाओं का राष्ट्रध्वज दिल्ली तक उन्होंने पहुंचाया, पानीपत की लड़ाई तक उन्होंने पहुंचाया। तो कोई आसान बात नहीं थी। वो थे शिवाजी महाराज। और उसी के नजदीक जो तालाब है, चौदार तालाब, तो उस चौदार तालाब में बाबा साहब ने संकल्प किया कि हमारे भारत के बहुत बड़े समाज को उन्हें पानी से वंचित किया जाता है, अन्याय है, अत्याचार है, विषमता है, और वो भी परम कोटि पर पहुंची हुई विषमता है, जो कि उस समय के पार्लियामेंट में या उस समय जो भी अंग्रेजों का वो शासन था, उन लोगों ने, हमने सुना कल कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री महोदय वहां पर कह रहे थे और आठवले साहब भी वहां पर थे, कह रहे थे कि उन्होंने एक ठराव पास किया कि जितने भी तालाब, पानोठे हैं, तालाब है, कुएं है जो सार्वजनिक है, उन सार्वजनिक कुओं को, तालाबों को उन्होंने खुला कर दिया। ये सबके लिए खुला है, ऐसा कानून बनाया गया। और वो कानून बनाने के बाद उसका पालन नहीं कर रहे थे लोग, तो बाबा साहब ने उस कानून को जानकर, समझकर अपने लोगों को इकट्ठे करके कि हम उस कानून के तहत कि जब खुला कर दिया फिर भी बंदिश है, फिर भी वहां पे पानी पीने नहीं जाने दिया जाता। बड़ी सामान्य बात है कि पानी तो इतना आसान नैसर्गिक पानी सबको मिलता है, और वो पानी कोई वहां जाकर कोई भी जानवर पानी पीता है, बिल्ली पानी पीती है, बकरी गाय पानी पीती है, कुत्ता जाकर पानी पीता है, क्योंकि उसको प्यास लगी तो पानी जाकर पिएगा, उसके लिए मज्जाम नहीं। लेकिन कोई विशिष्ट वर्ग का, विशिष्ट जात का व्यक्ति यदि वहां जाकर पानी पिए तो उसको मारा पीटा जाता है कि तुम हाथ भी मत लगाओ, पीने की तो बात दूर, स्पर्श भी मत करो तुम। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है, इसलिए तुम ये न करो। तो बाबा साहब ने कहा कि ऐसे ग्रंथों को हम नहीं मानेंगे, अब हम एक आधुनिक भारत में रहते हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 1932ला या राजघरामध्ये आले, रमाईला क्षयरोगाने पिछाडले होते, फार दुःख वाटतंय। बाबासाहेबांचं स्वप्न काय होतं? जा प्रत्येकाच्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा, माझा समाज शासन करती, जमात व्हावी। मी एका उदाहरण देतो, छोटा मोठा भाग नाही, कारण माझे गुरुवर सर्व माझे बांधव, भगवान बांधव आहेत, गुरुबंधू आहेत। बाबासाहेब आंबेडकर रमाईला क्षयरोगाने पिछाडले होते, रमाईच्या डोक्याला रमाईची खेळणी जाऊन लक्ष्मीबाई थंड मिठाच्या पाण्याच्या पट्ट्या बदलत होती। आणि म्हणून त्या जमान्याचे पहिले या देशाचे पंतप्रधान कोण होते? पंडित जवाहरलाल नेहरू। त्यांच्याही पत्नीला कमला नेहरूला टीबीचा आजार झाला होता। पंडित जवाहरलाल नेहरूने आपली पत्नी फॉरेनला घेऊन गेला आणि तिचा आजार बरा करून आणला। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या राणीला राजघरात ठेवलं आणि कुठे गेले? म्हैसर विहारला। ही अवस्था होती। रमाईच्या डोक्याला थंड पाण्याच्या मिठाच्या पट्ट्या बदलत होती। रमाई जड अंत करणारे होते। साहेब मला या वस्तूमध्ये सोडून जाता,
बाबासाहेब ऐकतात, परंतु न ऐकल्यासारखं पार्किंगला गाडी लावलेली होती, गाडीमध्ये बॅग ठेवतात आणि परत रामूच्या रंगमध्ये येतात आणि रामूचा हात हातामध्ये घेऊन येतात. रामू हा नवपिंडी समाज व्यवस्थेमध्ये अडकलेला आहे, काळा खूप अंधारामध्ये आहे आणि त्याला प्रकाशात आणणारा मी एकच व्यक्ती आहे. तिथे जाणं मला जरुरीचं आहे. रामू तुझ्या सोबत मला दवाखान्यात यायला वेळ मिळत नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांना यायला उशीर होतो. रमाईची याचा बंद करतो. नाही मातुबा इथले लोक येतात रमाईला पाहण्यासाठी आणि त्या राजघराच्या भोवती बसून जातात. रमाईची याचा बंद करते. ते नाही म्हणत मोठे अरे शेवट साहेबाची गाडी तरी करली नसेल, जाऊन तरी एवढ्यामध्ये बाबासाहेब येतात. 500 लोक राजघराच्या भोवती बसून येते. बाबासाहेब बघतात काय म्हणजे असतील. बाबासाहेब थरथर कापत रमाईच्या रूम मध्ये प्रवेश करतात आणि रमाईचा हात हातामध्ये घेऊन रमाईला म्हणतात, कसे राहू तेवढा शंकरला आवाज होता. अरे शंकर, रामाला खूप आजार आलेला आहे, डॉक्टरला बोलव. परंतु रमाईची वाचा चालू होते आणि मग साहेब डॉक्टरला बोलू नका, तुम्ही जाते वेळेसच माझ्या काळ आला आणि त्या काळाला वचन दिले. काळ माझा तिथं गेटवर थांबलेला आहे. बाबासाहेब आंबेडकर ढसा रडतात. रमाई जर अंतकरणाने बाबासाहेबांच्या डोळ्याचे अश्रू पुसण्यासाठी हात वर करते. 27 मे 1935 वयाच्या 37व्या वर्षी रमाईचे निधन होतं. काय वाटलं असं बाबासाहेबांना?